Assalamu alaikum student, mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, these are some questions from paper 1. मुझे कुछ बच्चों ने भेजा है, कुछ मैंने रैंडमली पिक किए हैं। थोड़ा सा ये कि जो कॉन्सेप्ट हमने नहीं रिवाइज किए उसके क्वेश्चंस जो है ना वो मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट भी जो है ना रिफ्रेश हो जाए। पहला कॉन्सेप्ट जो है इसमें हमसे लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री वाली चीज़ें पूछी हैं। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक वर्ड है हैंगर, ठीक है, HANGER। इस वर्ड में हमारे पास जो है वो 6 लेटर्स हैं। अब वो ये कह रहा है कि भाई राइट ऑल द लेटर्स विच हैव लाइन सिमेट्री। ठीक है, लाइन सिमेट्री का मतलब हम ऐसे लेटर्स तलाश करने वाले हैं जिसमें हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकें जो लाइन आपके अल्फाबेट को दो आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर दे। ठीक है, लाइन सिमेट्री की डेफिनेशन यही होती है कि अ लाइन विच डिवाइड्स द ऑब्जेक्ट इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। अब यहाँ हमारे पास जो है वो लेटर्स हैं, तो अब हमें ये देखना है कि भाई कौन सा लेटर है जिसमें लाइन सिमेट्री है। तो एच पे मैं ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, बिल्कुल एच पे अगर मैं लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो ये एक लाइन हो सकती है। ये लाइन जो है वो दो आइडेंटिकल हाफ्स में जो है वो एच को डिवाइड कर रही है, और इसमें जो है वो एक लाइन ऐसी भी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, इसने बस ये बोला है जिसमें लाइन सिमेट्री है तो लाइन सिमेट्री वाला हमें ये लिखना है, ये नहीं देखना एक है, दो है, तीन है। तो एक तो मेरे पास एच आ गया, मैंने एच लिख दिया जल्दी से। ठीक है, और इसके बाद मैं देखता हूँ ए में है, बिल्कुल ए में भी मुझे नजर आ रही है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये ए भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने ए भी लिख दिया। और इसके अलावा अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो एन में नहीं है। ठीक है, आपको लगता है कि एन में होती है लेकिन एन में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। जी में भी नहीं है। ई में जो है वो ये वाली हो सकती है, हॉरिजॉन्टल अगर मैं इस तरह बना दूं तो ये दो आइडेंटिकल हाफ्स में हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट बिल्कुल बराबर है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एच, ए और ई जो है ये तीन मेरे आंसर हो गए, क्योंकि आर में भी कोई नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है ऑल द लेटर्स विच हैव रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को 360 कंप्लीट रोटेट कराओ तो वो ड्यूरिंग 360 रोटेशन कितनी बार अपनी 0 डिग्री वाली हालत में आता है, वो रोटेशनल सिमेट्री होती है। ठीक है, तो यहाँ सब रोटेशनल सिमेट्री एच की लग रही है मुझे। ठीक है ना, तो एच को घुमाऊंगा तो एच जो है वो बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। ये एच घुमाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो ए में नहीं हो सकती, एन में है बिल्कुल। तो एच और एन जो है ये मेरे दो आंसर हो गए। इसके अलावा जो है अगर मैं ई को रोटेट कराऊंगा तो ई जो है वो उल्टा ई हो जाएगा इस तरह। ठीक है ना, तो बस ये जो है वो एच और एन हो गए, इसके मुझे मार्क्स मिल जाएंगे बिल्कुल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं द डायग्राम शोज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। ये जो ए बी और सी आपको नजर आ रहा है, ये ए बी सी जो है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं, और उसने यहाँ मुझे डैशेस से बता दिया है कि ये दो साइड इक्वल है। अगर ये 28 डिग्रीज होगा तो डेफिनेटली ये वाला भी 28 डिग्रीज होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैंने पहले यहाँ 28 लिख दिया। आगे कह रहा है एंड एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल BDE। ये जो BDE है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। और एंगल का सम कितना होता है? एंगल का सम इंटीरियर एंगल का 180 होता है। तीनों एंगल्स अगर बराबर होंगे तो 180 को आपने 3 से डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है कि इसका एक एंगल जो है वो 60 डिग्रीज के बराबर होगा। तो इसका मतलब है तीनों एंगल्स जो है वो 60 60 60 हो गए, ये भी 60 हो गया। ठीक है, और ये वाला भी 60 डिग्रीज हो गया। सही है। मुझसे कह रहा है आगे डी इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी ई। एंगल बी ए सी मुझे दिया हुआ है 28 डिग्रीज। मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये एक्स है। मुझे पता है ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। अगर ये 60 हो गया तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ? 180 माइनस 60, तो ये तो मेरे पास 120 हो गया, ट्राइंगल बन गया। ये तो बहुत आसान सा सवाल हो गया। एक्स निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? एक्स प्लस 120। ठीक है, और 120 में 28 और ऐड करूंगा, और ये तीनों एंगल्स को जब सम करूंगा तो कितना आना चाहिए भाई? 180 आना चाहिए। ठीक है ना, अब 120 और 28 को जब मैं ऐड करूंगा तो वो ये बन जाएगा 148, और 148 को मैं शिफ्ट कर दूंगा दूसरी साइड पे तो ये बन जाएगा 180 माइनस 148। 180 में से जब आप 148 को माइनस करोगे तो 2 मिलाओगे 50 हो जाएगा 32। इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू आ रही है, तो एक्स इज इक्वल्स टू 32 डिग्रीज। सही है, आसान सा सवाल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस आइसोसेलेस और इक्विलेटर का कॉन्सेप्ट था। अगले वाले पे चलते हैं जल्दी से। अगला वाला जो है ना, ये अगला वाला सवाल ना बहुत तंग करता है। इसमें जो है वो HCF और LCM वाला कॉन्सेप्ट है। हमें दो नंबर्स दिए हुए P और Q की फॉर्म में। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि एक्स एंड वाई आर प्राइम। ठीक है, ये प्राइम जो है ना ये प्राइम नंबर्स हैं एक्स और वाई। सही है ना, तो आगे कह रहा है फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, गिव योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई एंड एन। मतलब आपके आंसर में सिर्फ एक्स वाई एन वेरिएबल होना चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं। HCF मुझे पता है। HCF में पहले मुझे ये देखना होता है कि कॉमन बेस कौन सी है, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, और जब कॉमन बेस आ जाती है तो मैंने यहाँ लिख दिया कॉमन बेस एक्स है।
और कॉमन बेस वाई भी है। सिर्फ कॉमन देखना होता है एचसीएफ में। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन देखना होता है कि एक्स यहाँ भी नजर आ रहा है, एक्स यहाँ भी नजर आ रहा है, तो मैंने एक्स लिख दिया। वाई यहाँ भी नजर आ रहा है, वाई यहाँ भी नजर आ रहा है, मैंने वाई लिख दिया। अब मुझे देखना है कि लोएस्ट पावर किसकी है, तो एक्स की लोएस्ट पावर कौन सी है, एन होगी या एन माइनस वन होगी, तो डेफिनेटली एन माइनस वन होगी, तो ये इधर आ गया। और वाई को देखो लोएस्ट पावर कौन सी है, स्क्वायर होगी कि फोर होगी, स्क्वायर होगी। ठीक है ना। तो एचसीएफ में आप हमेशा कॉमन बेस लेते हो और कॉमन बेस पे कौन सी पावर लगाते हो, लोएस्ट पावर लगाते हो। एलसीएम में आप कॉमन बेस लेते हो, कॉमन बेस पे हाईएस्ट पावर लगाते हो और अनकॉमन जो बेसिस होती है ना वो भी ले लेते हो। तो इसका आंसर आ गया एक्स की पावर एन माइनस वन वाई स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सफूरा इज बाइंग सम एप्पल्स, बनानास एंड पीचेस, शी कैन बाय पैक्स ऑफ 6 एप्पल्स, पैक्स ऑफ 5 बनानास, पैक्स ऑफ 12 पीचेस। ठीक है, मतलब एप्पल्स और बनानास और पीचेस हैं, वो खरीदने गई है सफूरा, और जो उसको मिल रहा है ना वो पैक पैक मिल रहा है। एक पैक में 6 एप्पल्स हैं, एक पैक में 5 बनानास हैं और एक पैक में 12 पीचेस हैं। अब उसकी कंडीशन क्या है कि शी नीड्स टू बाय द सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स, उसको सेम नंबर ऑफ फ्रूट्स खरीदने हैं। मतलब एप्पल्स जितने भी होंगे वही तादाद बनानास की भी होगी, वही तादाद पीचेस की भी होगी। पैक्स की बात नहीं कर रहा, फ्रूट्स की बात कर रहा है। अगर आप एप्पल्स देखोगे तो अभी एक पैक में 6 एप्पल्स है, वो जितने भी एप्पल्स देगी, जैसे उसने अगर 50 एप्पल्स लिए हैं तो 50 ही उसको बनानास लेना है, 50 ही उसको पीचेस लेना है। फ्रूट्स की तादाद उसको सेम चाहिए। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पैक्स ऑफ एप्पल्स बनानास एंड पीचेस दैट शी नीड्स टू बाय। ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट नंबर भाई डेफिनेटली स्मॉलेस्ट नंबर ही फाइंड कर सकते हैं हम, लार्जेस्ट तो हमें पता नहीं कितने हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनफाइनाइट होता है नंबर की तादाद, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन को ना थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, इसको देखते हैं बोलना क्या चाह रहा है। ये तो समझ में आ गया कि हमें जो है उसको फ्रूट्स खरीदना है और वो सेम नंबर के हैं। तो अब मुझे ये देखना है कि यार 6 को बढ़ाते जाना है मुझे। एक पैक में 6 है तो ये हो जाएगा 6, अगला पैक लेगी तो वो हो जाएगा 12। ठीक है ना, 6 हो गया, 12 हो गया, फिर 18 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब मुझे मल्टीपल्स जो है ना वो लिखने हैं। इसी तरह जब मैं 5 पे आऊंगा तो फिर मैं 5 के मल्टीपल्स जो है वो लिखना शुरू करूंगा। 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर मैं 12 पे आऊंगा तो मुझे इसी तरह 12 के आगे लिखने पड़ेंगे। तो मैं फाइंड क्या करना चाह रहा हूँ, मैं फाइंड क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एलसीएम फाइंड करना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा मल्टीपल तलाश करना चाह रहा हूँ जो कि लीस्ट हो और इन तीनों में आए। ऐसे ही है ना। इसका एक तो तरीका ये हो जाएगा मेहनत वाला कि भाई इतने बड़े बड़े जो है ना वो मुझे मल्टीपल्स वो जो है वो लिखने पड़ेंगे, और जहां मल्टीपल सेम आ गया वहां मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, या फिर एक दूसरा तरीका भी एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लो, एलसीएम आसान है। एलसीएम 3 नंबर्स पे ले लो, या फिर आप खुद सोचोगे यार ऐसा कौन सा नंबर है जो 6 के भी टेबल में आता है, 5 के भी टेबल में आता है, 12 के भी टेबल में आता है। तो वो मुझे लग रहा है कि 60 है, क्योंकि 60 जो है 6 10 60 होता है, 5 12 60 होता है और 12 5 60 होता है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो तुम ये क्या करो, जल्दी से इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लेते हैं, 6 5 और 12 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जल्दी से शुरू करो, पहले 2 से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, एलसीएम वाला जो तरीका होता है लेडर मेथड हमारा, तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, ये हो गया 2 3 जा 6, और 2 के टेबल में 5 आता नहीं है, 5 ऐसे ही आ गया, और 2 6 जा 12 हो गया। अब आ जाओ 3 से कर लेते हैं जल्दी से, 3 हो गया। ठीक है, और 3 1 जा 3, ये 5 एज इट इज आ गया, 3 2 जा 6 हो गया। अब दोबारा 2 से कर लेते हैं। ठीक है, 2 से करेंगे तो क्या आएगा, ये 1 तो एज इट इज़ हो गया, ये 5 एज इट इज़ हो गया, और यहाँ 1 आ जाएगा। और उसके बाद मुझे 5 से करना पड़ेगा। जब मैं 5 से करूँगा तो सबके नीचे क्या आ जाएगा, 1 1 1 आ जाएगा। जल्दी से एलसीएम बता दो मुझे क्या हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा 60, तो 60 आ गया एलसीएम। ठीक है ना, इसका मतलब है कि जब मैं यहाँ लिखता हुआ जाऊँगा 24 तो यहाँ भी 60 आएगा, और 5 लिखता हुआ जाऊँगा तो यहाँ भी 60 आ जाएगा, और यहाँ लिखता हुआ जाऊँगा तो वो 60 आ जाएगा। तो 60 जो है ना वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ऐसा नहीं है कि 60 के बाद नहीं आएंगे, 60 के बाद भी बहुत सारे नंबर्स आएंगे, लेकिन 60 लीस्ट कॉमन है। ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया 60। अब मुझे ये बताओ कि अगर एक पैक में 6 एप्पल्स हैं तो 60 का क्या मतलब हो जाएगा। एप्पल के लिए मैं ए लिख रहा हूँ, और अब मुझे चाहिए 60 एप्पल। ठीक है ना, और एक पैक में कितने आ रहे हैं, एक पैक में 6 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कितने खरीदने पड़ेंगे मुझे, 6 डिवाइड बाय 6, सॉरी 60 डिवाइड बाय 6 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका मतलब है एप्पल्स तो 10 आ गए। इसी तरह आ जाओ आगे जल्दी से, यहाँ पे आ जाओ। मुझे चाहिए बनानास। अब बनानास कितने हैं भाई, मुझे बनानास एक पैक में 5 मिल रहे हैं, मुझे 60 चाहिए। अब 60 डिवाइड बाय 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है ना, और अब आ जाओ पीचेस पे। तो पीचेस कितने मिल रहे हैं भाई, पीचेस मुझे मिल रहे हैं 12, मुझे चाहिए 60, तो 60 डिवाइड बाय 12 कितना हो जाएगा, 5। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है वो 5 आ गया।